नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, हम 6 लेसन पढ़ रहे थे दहन और ज्वाला। बच्चों, कल हमने दहन और ज्वाला के अंदर दहन के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि दहन 2 प्रकार के होता है, एक तो तीव्र दहन और दूसरा स्वतः दहन। इसके साथ साथ हमने आग पर नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में भी अध्ययन किया था, और इसके साथ साथ हमने विस्फोटक पदार्थों के बारे में भी पढ़ा था। आज हम बच्चों पढ़ेंगे ज्वाला के विभिन्न भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यदि हम ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करें, तो जैसे हमने मोमबत्ती जलाई बच्चों, एक मोमबत्ती का चित्र आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है, देखिए। इस मोमबत्ती को जब हमने जलाया बच्चों, तो इसके ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि जब मोमबत्ती को हमने जलाया तो इसका सबसे बाहरी क्षेत्र जो नीला वाला भाग है, बाहर की तरफ देखिए, नीले रंग का आपको भाग दिखाई दे रहा है। ये जो भाग है ये आपका पूर्ण दहन वाला भाग कहलाता है। सबसे ज्यादा ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा ऊर्जा यहीं पर उत्पन्न होती है, और ये नीले रंग का भाग होता है, और सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है मोमबत्ती की ज्वाला का। आया समझ में? कौन सा वाला भाग? नीला भाग, सबसे बाहरी भाग, जहां पर सबसे पूर्ण दहन होता है, और सबसे अधिक गर्म भाग ये वाला होता है। इसके बाद जैसे ही हम मोमबत्ती की ज्वाला के अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो हमको पीले रंग का भाग दिखाई देगा। ये जो पीले रंग का भाग है ये मध्य भाग कहलाता है बच्चों, और ये आंशिक ज्वाला का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ मात्रा में ही होती है, आंशिक मात्रा में ही होती है, थोड़ी मात्रा में ही होती है। अब इसके बाद जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे हैं, मोमबत्ती के ज्वाला के अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर हमको एक काले रंग का भाग दिखाई दे रहा है। ये काला भाग जो होता है सबसे आंतरिक भाग कहलाता है, काले रंग का भाग कहलाता है, सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो उनसे ज्वाला उत्पन्न होती है, और इस ज्वाला के भी विभिन्न क्षेत्र होते हैं, और इन विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग मात्रा में जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसी का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है सबसे अधिक गर्म भाग होता है, पूर्ण दहन यहाँ पर होता है, नीला भाग है ये। उसके बाद अंदर का भाग जो है पीला भाग है, जिसे मध्य भाग कहते हैं। यहाँ पर जो है कम मात्रा के अंदर आंशिक मात्रा में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, और सबसे अंदर वाला जो भाग है जहाँ पर, जिसको हम आंतरिक क्षेत्र भी कहते हैं या फिर काला भाग भी कहते हैं, ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर सबसे कम मात्रा में जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो ज्वाला का कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। आपके प्रश्न आता है बच्चों ये बोर्ड के अंदर कि मोमबत्ती का चित्र बनाकर उसकी ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। तो अब हमें समझ में आ गया है, तो हम अच्छे से दर्शा सकते हैं इसको, है ना? चलो अब चलते हैं आगे बच्चों। आदर्श ईंधन की बात करें तो आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, ईंधन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जैसे पहले तो ईंधन किसे कहते हैं यही देखें। तो ईंधन का मतलब क्या है? ईंधन का मतलब ये है कि जिससे हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। वे पदार्थ जिनको जलाने पर या जिनके दहन करने पर हमको ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे ईंधन के बारे में अध्ययन किया है पहले भी, जैसे कोयला है, लकड़ी है, कागज है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है ना, कास्ट कोयला है, बहुत सारे ईंधनों के बारे में अध्ययन किया है। अब यदि हम आदर्श ईंधन की बात करें तो इनमें से कौन कौन से ईंधन जो है आदर्श ईंधन की श्रेणी में आते हैं, तो आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं कि ये आदर्श ईंधन की श्रेणी में आ रहे हैं, है ना? तो हम आदर्श ईंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आदर्श ईंधन क्या होते हैं बच्चों? आदर्श ईंधन का मतलब ये है कि ऐसे ईंधन जो सस्ते हो, हमको सरलता से उपलब्ध हो जाए, जिनका ऊष्मीयमान अधिक हो, और जिनको जलाने पर अधिक मात्रा में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती हो, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती हो, जिनको जलाने पर पीछे जो है किसी प्रकार के अवशेष नहीं छूटते हो, या जिनको जलाने पर किसी प्रकार का धुआं या विषैली गैसेस नहीं निकलती हो, या जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हो, इस प्रकार के ईंधन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श ईंधन कहलाते हैं। तो ये हमारे आदर्श ईंधन की विशेषताएं हुई। तो क्या अब हम तुलना करें, फॉर एग्जाम्पल एक तुलना करते हैं कि एक तरफ हमने कास्ट कोयला लिया और एक तरफ एलपीजी गैस लिया। तो हम देखते हैं कि कास्ट कोयले को जलाने पर इसका ऊष्मीयमान जो होता है बहुत कम होता है। इसकी बात, दूसरी बात, जलाने पर ये जो है जलने में अधिक समय लगाता है, इससे कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे जो है पीछे अवशेष बनते हैं, राख बनती है, पीछे जो है विभिन्न प्रकार की विषैली गैसेस इससे निकलती है, पर्यावरण को प्रदूषण इससे होता है ना? तो जबकि एलपीजी को जलाने पर, और कोयले जो होते हैं, कास्ट कोयले जो होते हैं वो हमको सरलता से उपलब्ध भी नहीं होते, लाखों वर्ष लगते हैं उनको बनने में, क्योंकि एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। तो हम कह सकते हैं
कि कास्ट कोयला एक प्रकार का आदर्श ईंधन नहीं है, जबकि एलपीजी एक आदर्श ईंधन है। क्यों? एलपीजी आदर्श ईंधन इसलिए है क्योंकि एक तो ये सस्ता है, सरलता से उपलब्ध हो जाता है, जलाने पर किसी प्रकार की कोई विषैली गैसेस नहीं निकलता। इसके साथ साथ इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि एलपीजी एक आदर्श ईंधन है। तो एलपीजी, सीएनजी ये आदर्श ईंधन की श्रेणी में आते हैं, जबकि कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी आदर्श ईंधन की श्रेणी में नहीं ले सकते हम इनको, है ना। अब चलते हैं बच्चों हम आगे। ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ऊष्मीयमान की यदि हम बात करें तो 1 किलोग्राम ईंधन का को जलाने पर या उसका दहन करने पर जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं उसका। अब ऊष्मीयमान को हम कैसे निकालें? इसका मात्रक क्या है? तो ऊष्मीयमान का जो मात्रक है वो है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया है आपको। किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। अब हम चलते हैं बच्चों कि विभिन्न प्रकार के ईंधन के दहन से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या जो है वो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो यदि हम देखें बच्चों कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, अगर हम इनको जलाते हैं तो इनको जलाने से जो है वो कार्बन के कण वायुमंडल के अंदर निकलते हैं, और ये कार्बन के कण जो है श्वसन के दौरान हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब हमारे शरीर में ये प्रवेश करते हैं तो विभिन्न प्रकार के श्वसन संबंधी रोग भी हमें हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईंधन के दहन से हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, साथ साथ हमें भी विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि ईंधन का यदि अपूर्ण दहन होता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ये यदि बंद कमरे के अंदर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ये इतनी हानिकारक होती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के जो ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड जो होते हैं वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स के द्वारा या फिर फैक्ट्रियों में विभिन्न प्रकार के दहन के द्वारा जो है वायुमंडल के अंदर जो है वो ये प्रोवाइड होते हैं, बनते हैं। जब वायुमंडल के अंदर ये उत्पन्न होते हैं विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड, तो ये वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके और विभिन्न प्रकार के जो है अम्ल बनाते हैं, और ये अम्लों से युक्त वर्षा जब पृथ्वी के ऊपर गिरती है, धरती के ऊपर गिरती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईंधन के दहन से वाहनों के अंदर ईंधनों का दहन हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी का दहन हो रहा है, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बन रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अब ये जो है वायुमंडल के अंदर ही रहते हैं ये सभी ऑक्साइड, और जब ये वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाते हैं, और ये अम्लों से युक्त वर्षा जब पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर गिरती है तो इससे क्या होता है? हमारी पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर प्रदूषण होता है। यदि हमारे ऊपर ये वर्षा का जल गिरता है तो इससे स्किन डिजीज भी हो जाती है, कई प्रकार के रोग भी होते हैं। और यदि खेतों के अंदर ये वर्षा का जल गिरता है, अम्लीय वर्षा यदि खेतों के अंदर गिरती है तो इसके कारण जो है हमारे खेतों की फसलें भी खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ईंधन के दहन से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो इससे कई प्रकार के हानिकारक जो है वो प्रभाव भी हमारे यहाँ पर पड़ते हैं पर्यावरण पर। तो बच्चों आज हमने ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, आदर्श ईंधन के बारे में अध्ययन किया, ऊष्मीयमान को पढ़ा, है ना, और इसके साथ साथ हमने ईंधन के दहन से पर्यावरण पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके बारे में भी अध्ययन किया। तो बच्चों यहीं पर हमारा लेसन आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। कल नया लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।